हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों अगर आप भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ब्रह्मास्त्र सीरीज में लेकर आया हूँ और दोस्तों आप पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एशिया माइनर का पठार किस देश में स्थित है? सीरिया में स्थित है, तुर्की में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है कि जापान में स्थित है? यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आपको याद रखना है एशिया माइनर का पठार यह किस देश में स्थित है? यह तुर्की में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। यह सवाल दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। तुर्की और सीरिया में कितनी जबरदस्त तरीके से भूकंप आया है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है, इसीलिए आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए बात करते हैं दोस्तों तुर्की की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा दोस्तों इसकी राजधानी है। और तुर्की में दोस्तों क्या पाया जाता है? एशिया माइनर का पठार, इसको ही कहते हैं अनातोलिया का पठार। इसको भी आप नोट कर लें, अनातोलिया। अगर आपसे कह दिया जाए अनातोलिया का पठार कहाँ पाया जाता है, ये भी तुर्की में ही पाया जाता है। या आप इसको एशिया माइनर का पठार कह लीजिए या अनातोलिया का पठार कह लीजिए, एक ही बात है। बात करते हैं दोस्तों तुर्की की दोस्तों राजधानी क्या बताई मैंने आपको? अंकारा। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोप का मरीज। अगर आपसे कह दिया जाए यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? ये तुर्की को कहा जाता है। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों सीरिया, इसकी राजधानी क्या है? दमिश्क इसकी राजधानी है। इसको भी आप नोट करके रखें। इतने सवाल आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों तुर्की में ही एक झील पाई जाती है, वॉन गोलू झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वॉन गोलू झील विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वॉन गोलू झील। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों इंडोनेशिया में क्या हुआ है? तो आप सबको पता है इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसकी बैठक हुई थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं G20 2023 इसकी बैठक अपने भारत देश में होने वाली है। इसके शेरपा किसको नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि EOS 06 को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? आज के सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को लेकर। EOS 06 को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C52 के द्वारा, PSLV C53 के द्वारा, PSLV C54 के द्वारा या SSLV के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों इन चारों सवालों में से मैं आपको एक सवाल आपकी परीक्षा में पक्का करने वाला हूं आज। दोस्तों EOS 06 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 इसको किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको याद रखना है PSLV C54 के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। बात करते हैं दोस्तों PSLV C54 इसके द्वारा दोस्तों और क्या भेजा गया? भूटान के नैनो सैटेलाइट। भूटान के नैनो सैटेलाइट। दोस्तों भूटान के नैनो सैटेलाइट इसको किसके द्वारा भेजा गया था? तो आपको याद रखना है PSLV C54 के द्वारा। और क्या भेजा गया? EOS 06। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं PSLV C52 इसके द्वारा दोस्तों क्या भेजा गया था? EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसको दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV C52 के द्वारा। दोस्तों ये 2022 में भेजा गया था। और 2022 का दोस्तों पहला मिशन था कौन सा दोस्तों? EOS 04। और दोस्तों कब भेजा गया था? तो आपको याद रखना है ये 2022 में 14 फरवरी को भेजा गया था। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों बात करते हैं PSLV C53 इसके द्वारा सिंगापुर के दोस्तों 3 सैटेलाइट को भेजा गया था। कितने? 3। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV C53 के द्वारा। बात करते हैं SSLV इसके द्वारा दोस्तों क्या भेजा गया है? EOS 02। और दोस्तों एक भेजा गया था आजादी सैट।
इन दोनों को दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया था, तो आपको याद रखना है SSLV के द्वारा। ये चारों सवाल आप नोट करके रखें। आपकी 2023 में कोई सी भी परीक्षा है, एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 कब प्रारंभ हुआ है। यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। 5 सितंबर को, 17 सितंबर को, 2 अक्टूबर को कि 23 जनवरी को। दोस्तों आपको बता दें स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 ये कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है ये 17 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। और 17 सितंबर को क्यों प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है इस दिन प्रधानमंत्री जी का हैप्पी बर्थडे पड़ता है, इसीलिए इसको प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ अमृत महोत्सव ये कब से कब तक था, 17 सितंबर से। 17 सितंबर से ये दोस्तों चला था 2 अक्टूबर तक। इसको भी आप याद रखें। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो आपको याद है दोस्तों गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब का है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। इस तारीख को आप याद रखें। बात करते हैं 5 सितंबर, इसको क्या मनाते हैं, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। 5 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका जवाब आपको बताना है। 2 अक्टूबर को आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं 23 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस हुआ पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखें। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। काला घोड़ा कला महोत्सव इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद करके रखना है ये महाराष्ट्र मुंबई से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे कहा जाए काला नमक चावल, काला नमक, दोस्तों काला नमक फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है काला नमक फेस्टिवल। तो ये कहाँ का है, ये सिद्धार्थनगर यूपी का है। कौन सा, काला नमक फेस्टिवल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसको आप याद रखें। बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना में दोस्तों क्या क्या मनाया था, बोनालू। बोनालू बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया था, तेलंगाना में। इसके अलावा बथुकम्मा, बथुकम्मा इसी को कहते हैं फूलों का त्योहार। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों आपको याद रखना थाईपुसम। थाईपुसम थाईपुसम त्योहार दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। इसको भी आप नोट कर लें। अब आप कमेंट करके बताएं कंबाला, कंबाला ये दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्लीकट्टू दोस्तों कहाँ का, ये भी तमिलनाडु का है। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि G20 2023 शिखर सम्मेलन का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैंने पीछे अभी आपसे सवाल पूछा भी था, इसका आंसर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। G20 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है, अपने भारत देश में आयोजित होने वाला है। और दोस्तों इसका शेरपा किसे बनाया गया है, विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है, तपन कुमार डेका को बनाया गया है, आर वेंकट रमणी को बनाया गया कि अमिताभ कांत को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है G20 2023 इसका शिखर सम्मेलन अपने भारत देश में होगा। और इसका शेरपा किसको नियुक्त किया गया है, अमिताभ कांत को किया गया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों नीति आयोग के पूर्व CEO थे। इसको भी आप याद रखें। बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना, ये कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल। कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है विनय कुमार सक्सेना। बात करते तपन कुमार डेका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। IB यानी कि दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके निदेशक कौन बने हैं, तपन कुमार डेका। इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आर वेंकट रमणी, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर
पर किया जाएगा? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर, और ये सवाल राजस्थान की सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? ये गोवा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा के रखें। दोस्तों आप सबको पता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? तो आपको पता है गुजरात में। अगर आपसे कह दिया जाए 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे? गुजरात में। और इसका शुभंकर क्या था? तो मैंने आपको बताया था सावज, सावज इसका शुभंकर था। और दोस्तों 37वें क्रम के कहां पर होने वाले हैं? तो आपको याद रखना है गोवा में होंगे 37वें क्रम के राष्ट्रीय खेल। बात करते हैं मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए 5वें खेलो इंडिया, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होने वाला है? तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजित होंगे? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों पहले कहां पर हुए थे? हरियाणा में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कहां पर कहां होगा? तो आपको याद रखना 2 से 3 शहर दोस्तों होंगे, 4 शहरों में। कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, और दोस्तों एक यहां पे लिख देता हूं मैं, वाराणसी, और एक लास्ट है नोएडा। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो आप सबको पता है गोवा में होने वाला है। 36वें कहां पर हुए थे? गुजरात में हुए थे। और दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। और दोस्तों यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा। आपसे प्रश्न दोस्तों कह दिया ऐसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ नहीं होगा? तो आपको याद रखना है कहाँ पर होने वाला है? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा। इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 13 फरवरी या 4 जनवरी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसका सेलिब्रेशन कब हुआ था? आपको पता है 2 फरवरी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो आप सबको पता होगा दोस्तों रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971। इसको हुआ था दोस्तों रामसर कन्वेंशन, आप सबको पता होगा। और रामसर दोस्तों कहां पर स्थित है? ईरान में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी को। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं ये लागू कब से हुआ था? लागू, चलिए मैं लागू आपको बता देता हूं, 1975 से लागू हुआ था। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों अब आपको बताना है इसमें अपना भारत देश कब शामिल हुआ था इस कन्वेंशन में? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं 4 फरवरी, इसको क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस, कैंसर दिवस। और दोस्तों कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। इसको भी आप याद रखें। बात करते हैं 4 जनवरी, दोस्तों ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आपको कमेंट कर कर बताना है दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि जो कन्वेंशन हुआ था उसमें अपना भारत देश कब शामिल हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट के लिए, उतने सवाल उसका उत्तर आपको कमेंट कर कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि बजट 2023 में कितनी प्राथमिकताओं का वर्णन हुआ है? 5 प्राथमिकताएं, 6 प्राथमिकताएं, 7 प्राथमिकताएं कि 8 प्राथमिकताएं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। और इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। बजट 2023, इसमें दोस्तों कितनी प्राथमिकताओं का वर्णन हुआ है? तो आपको याद रखना है 7 प्राथमिकताओं का वर्णन हुआ है। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आप बजट 2023, दोस्तों बजट 2023 इसकी संपूर्ण जानकारी एक
20 से 25 मिनट के वीडियो के लिए आपको लाई जाए क्या नहीं, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बजट दोस्तों उसके संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं, किसके लिए कितना रुपए दिया गया है, क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती हुई है, इसकी एक सटीक एनालिसिस आपके सामने किया जाए एक वीडियो के माध्यम से, जो कि 20 से 25 मिनट में आपको सारे सवाल आपकी मुट्ठी में हो, आपकी परीक्षा को दोस्तों तोड़ने के लिए काफ़ी हो। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया। ये सवाल एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, भाग 3, भाग 4A, भाग 15, भाग 18। ये चारों दोस्तों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में किया गया, तो आपको याद रखना है भाग 3 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं भाग 4A, इसमें किया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके अंदर किया गया, भाग 4A में। बात करते हैं भाग 15, इसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसके अंदर किया गया, भाग 15 में। आर्टिकल कौन सा, 343 दोस्तों इसका आर्टिकल है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं भाग 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें दोस्तों आपातकाल का उल्लेख है। दोस्तों आपातकाल का उल्लेख किसके अंदर किया गया, भाग 18 में। ये चारों भाग अति महत्वपूर्ण, इनको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों आप एसएससी जीडी की परीक्षा उठाकर देखिए, शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी का शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं। दोस्तों बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किस नृत्य से है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो आप सबको 20 बार मैंने बता चुका हूँ कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। और दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों मोहिनीअट्टम ये किस देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी आपसे 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया, किसके अंदर, एसएससी जीडी के अंदर। आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और दोस्तों मोहिनी अवतार लेकर मोहिनीअट्टम दोस्तों इस नृत्य को किया था। तो आप सबको दोस्तों याद रखना है मोहिनीअट्टम से संबंधित कौन है, भगवान विष्णु जी। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होगा। ये सवाल भी आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन कहां पर होगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उपरोक्त सभी। आपको याद रखना है फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है, ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उपरोक्त सभी जगह पर होगा। इसको आप नोट कर लें। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों फीफा, अगर आपसे कह दिया जाए फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित, ज्यूरिक। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ज्यूरिक में स्थित है। और दोस्तों आपसे कह दिया जाए इसके दोस्तों हेड कौन है, इसके हेड इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। इसको भी आप याद रख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों 2022 इसका विजेता कौन था, तो आपको याद रखना है ये अर्जेंटीना इसका विजेता था। अर्जेंटीना किसको हराया था दोस्तों, आप सबको पता है, फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजेता बना था। और फ्रांस दोस्तों कब जीता था, 2018 में जीता था फ्रांस। और दोस्तों आपको याद होगा इसके दोस्तों फुटबॉल का क्या नाम था, अल रहेला इसकी फुटबॉल का नाम था। और दोस्तों फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था, लुशेल स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच। अगर आपसे कह दिया जाए अल रहेला जो फुटबॉल थी किस कंपनी ने बनाई थी, एडिडास कंपनी ने बनाई थी। और दोस्तों याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि गोल्डन बॉल किसको मिली थी, मैसी को दी गई थी। गोल्डन ग्लव्स किसको मिले थे, एम्बापे को मिले थे।
सॉरी दोस्तों, गोल्डन बूट किसको मिले थे? एम्बापे को। और दोस्तों गोल्डन ग्लव्स किसको मिले थे? मार्टिनेज करके खिलाड़ी थे, उनको मिले थे। ये सब जानकारी आपको बार बार रिवाइज करनी ताकि आप इसको भूलें ना, और आने वाली परीक्षाओं में ये सवाल आपसे 100% पूछे जाने वाले सवाल होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि नारी को नमन योजना का संबंध किस राज्य से है? अभी हाल ही में किसी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया प्रश्न है। नारी को नमन ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद करके रखना है, नारी को नमन ये योजना किसने शुरू की थी? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। आइए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको नोट कराता हूं, जैसे कि हरियाणा की एक योजना ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना किसकी है? तो आपको याद रखना है हरियाणा। और दोस्तों एक है खेल नर्सरी योजना, ये किसकी है? ये भी हरियाणा की है। छत्तीसगढ़, इसकी दोस्तों मातृत्व कौशल्या मातृत्व योजना, ये किसकी योजना? तो यह छत्तीसगढ़ की योजना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना किसकी? ये भी छत्तीसगढ़ की है। कर्नाटक की दोस्तों कौन सी है? तो आपको याद रखना है काशी रथ यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काशी रथ यात्रा योजना। और एक योजना दोस्तों है विनय समरस योजना, ये सब योजना कहाँ की? कर्नाटक की। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों कौन सी है? नारी को नमन, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हरियाणा की कौन कौन सी योजनाएं हैं? ई अधिगम योजना और खेल नर्सरी योजना। छत्तीसगढ़ की कौन सी है? कौशल्या मातृत्व योजना और मितान योजना। और दोस्तों कर्नाटक की कौन सी है? काशी रथ यात्रा और एक विनय समरस योजना। इन सब सवालों को आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा में 100% आने वाले सवाल होंगे। अब आप कमेंट कर बताएं जीन बैंक परियोजना ये किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अलमाटी बांध है, मैटूर बांध है, इडुक्की बांध है, भाखड़ा नागल बांध है। तो आपको याद रखना है सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आइए दोस्तों बताते हैं आपको कौन कौन से बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। मैटूर बांध ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। और दोस्तों इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद करके रखना है पेरियार नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। 1919, 1920, 1924, 1925 चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, आपको मैं चारों के बारे में बताने वाला हूं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये कब का है? तो आपको याद रखना है 1919 का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और 1919 को ही क्या हुआ था? तो आप सबको पता 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ पर हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। ये जलियांवाला स्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों इसी में एक और चीज़ हुई थी, रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून। यह कब का है? 1919 का है। तो आपको याद रखना है 1919 में 3 चीज़ें हुई थी। क्या क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून, इसको भी आप याद रखें। बात करते हैं 1920, इसको क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन कब का? 1920। 1924 इसमें क्या होता? बेलगाम अधिवेशन कब का है? 1924 का है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925 इसको क्या हुआ? कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू जी ने की थी। और दोस्तों एक चीज़ और हुई थी, क्या पर हुआ था? तो आपको याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती, यानी कि
काकोरी ट्रेन एक्शन, ये दोस्तों कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1925, 9 अगस्त 1925, पूरी डेट याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपने हिस्ट्री के सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है जलियांवाला बाग यह स्थान कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर कौन है। ये सवाल मैंने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। दोस्तों अश्विनी वैष्णव है, ऋतुराज अवस्थी है, नितिन गुप्ता है या तपन कुमार डेका है। तो आपको याद करके रखना है गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसको बनाया गया है। आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप स्टार लगा लें। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? बड़ोदरा गुजरात में। यह भी आपको नोट करना है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट डाल के रखें। और दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी और कौन है? रेल मंत्री हैं, ये दोस्तों रेल मंत्री भी हैं, इनको भी आप याद रखें। बात करते हैं ऋतुराज अवस्थी, ये दोस्तों कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष। और कौन से क्रम के? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। नितिन गुप्ता, ये दोस्तों कौन है? सीबीडीटी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? नितिन कुमार गुप्ता। तपन कुमार डेका, मैंने अभी आपको बताया ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है, इसको भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट करके बताएं वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया सवाल और मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है। ये सवाल भी दोस्तों मैंने अभी लिया था कुछ दिन पहले और सवाल महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों इसको आज फिर से शामिल किया गया प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका विजेता कौन बना है? तो आप सबको मैंने नोट कराया था, जयपुर पिंक पैंथर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसको हराया था? पुनेरी पल्टन को हराया था, यानी कि उपविजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। उपविजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। और दोस्तों किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स। कौन से क्रम का था? ये 9वें क्रम का था, 9वें क्रम का था। और दोस्तों 8वें क्रम का कौन जीता था? तो आप सबको पता है दबंग दिल्ली जीती थी 8वें क्रम की, इसको भी आप याद रखें। 9वां विवो प्रो कबड्डी लीग कौन जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हराया है? पुनेरी पल्टन को। और दोस्तों 8वां विवो प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन था? दबंग दिल्ली, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और ए और बी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको चुना गया है? तो आपको याद रखना है ये मुंबई और हैदराबाद इन दोनों को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाता है दोस्तों ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 ये किसको चुना गया है? तो आपको याद रखना था हैदराबाद। दोनों सवाल एक ही से लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पूछे तो आप क्या कहेंगे? मुंबई और हैदराबाद। लेकिन ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड पूछे तो आप क्या कहेंगे? हैदराबाद। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। और चेन्नई में क्या दोस्तों? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ है? चेन्नई में। और दोस्तों इसको भी आप याद रखें, सवाल महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? और इस सवाल के ऊपर आज ही स्टार लगा लीजिएगा, कोई ना कोई परीक्षा में ये सवाल आपसे टकराएगा, आपको नंबर दिलाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सबसे सम्मानीय पुरस्कार है ये, और इस बार किसको मिला है? तो आपको याद रखना है, मैंने आपको नोट भी कराया था, शरत कमल अंचता। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। शरत कमल अंचता को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से संबंधित है शरत कमल अंचता। निखत जरीन इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना बॉक्सिंग से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित हैं। मनप्रीत सिंह इनका संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताएं, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें ये निखत जरीन और ये कौन? शरत कमल अंचता। ये कौन थे? कॉमनवेल्थ में दोस्तों कौन थे? ये समापन कार्यक्रम के
समापन कार्यक्रम के कौन थे ध्वजवाहक। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल आपकी परीक्षा में टकराएगा। निखत जरीन और शरद कमल अंचिता कॉमनवेल्थ गेम के समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे, इसको आप याद रखें। और पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये दोनों लोग जो कॉमनवेल्थ गेम था उसका शुभारंभ था उसमें ध्वजवाहक थे, इसको आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय में आया था, तो आपको याद रखना है और कई बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछा भी गया है। लॉर्ड लिटन के समय में आया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन, तो आपको याद रखना ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। इनके समय में दोस्तों क्या आया था, जल्दी से बताएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी 1883 में, उसका नाम आपको बताना है कमेंट कर कर, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है। लॉर्ड रिपन के समय में आया था, जल्दी से बताना है आपको कमेंट कर कर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, तो मैंने आपको याद कराया था 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, इसको आप याद रखें। और दोस्तों बंगाल विभाजन की डेट कब तय की गई थी, 16 अक्टूबर को की गई थी, इसको आप याद रख लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। और मैंने अभी आपको बताया था चैम्सफोर्ड अधिनियम कब का है, 1919 का है। लॉर्ड रिपन इनके समय में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसका नाम आपको कमेंट कर बताना है, लेकिन वो घटना 1883 की हुई है, इसको आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। कडफिसस हैं, सिंह विष्णु हैं, बिंबसार हैं, विजयानंद हैं। दोस्तों आपको याद रखना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे, ये विजयानंद थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। तो और दोस्तों एसएससी जीडी का फेवरेट सवाल था ये, और आने वाली सारी परीक्षाओं में ये सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा। चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयानंद। बात करते हैं कडफिसस ये किस वंश के संस्थापक थे, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों बात करते हैं सिंह विष्णु, ये किस वंश के संस्थापक है, पल्लव वंश। पल्लव वंश इसके संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। बिंबसार ये दोस्तों किसके संस्थापक थे, हर्यक वंश। हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन है, बिंबसार। दोस्तों कडफिसस किसके हैं, तो आपको याद रखना है कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कडफिसस है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देता हूं, जैसे कि प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश इसके संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है इनका नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट। नागभट्ट ये प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, इसको भी आप याद करें। और कडफिसस किसके हैं, कुषाण वंश। सिंह विष्णु किसके हैं, पल्लव वंश। बिंबसार किसके हैं, हर्यक वंश। और चोल वंश के संस्थापक विजयानंद। प्रतिहार वंश के नागभट्ट। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं आज की सीरीज और आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और आपको बताना है कि इस तरह के सवाल आपको दोस्तों चाहिए कि नहीं, और दोस्तों इसमें साइंस के सवाल ऐड किए जाएं कि नहीं। इन सब बातों का जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।